औरंगजेब के बारे में पढ़ना है आज का टॉपिक। और इससे पहले हो गया खत्म आपका सब कुछ। वैसे भी आज मुगल का लास्ट टॉपिक है ना। तो मुगलों के बारे में हम लोग ने अभी तक जितना भी पढ़ लिया, उसके अंदर कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने एनालिसिस करने के लिए कि आप एनालिसिस करिए कि आप गोल्डन एज कौन सी काल को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक बात ये समझ आती है कि हम लोग यहाँ औरंगजेब पढ़ के मुगल काल का अंत करेंगे। ठीक है, इसके बाद उत्तरकालीन मुगल काल है। उत्तरकालीन मुगल काल के अंदर बेसिकली बाद में कौन कौन मुगल शासक आए, सिर्फ उनका एक रेफरेंस देखना है। ठीक है, तो कौन कौन है उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो देख लेंगे। औरंगजेब के बारे में जानना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमने कुछ बातें कर ली थी औरंगजेब के बारे में, बताया जैसे औरंगजेब का समय 1658 से लेकर 1707 का समय है। ठीक है, तो 1658 से 1707 के समय काल के अंतर्गत औरंगजेब के समय में हम यहाँ पर इन लगभग 50 सालों के अंतर्गत औरंगजेब की कुछ धार्मिक नीतियां, कुछ राजनीतिक इकाइयां किस किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हुआ और किस किस तरीके से उसने समाज के अंदर परिवर्तन की है, उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये बताया था कि आलमगीरी मसाई आलमगीरी नाम की जो पुस्तक है वो इनके जो दरबार के अंदर मुस्तैद खान नाम के एक लेखक थे उनके द्वारा लिखी गई थी, जिसके अंतर्गत इनकी तमाम पॉलिसीज या नीतियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उन पॉलिसीज और नीतियों का वर्णन, जिस तरीके की पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी उनके बारे में इसके अंदर कुछ बातें की गई। ठीक है, जैसे क्या क्या पॉलिसीज इस समय में इन्होंने अपनाई थी और कैसे पॉलिसीज को ये फॉलो करते थे, उनकी कुछ चीजें जैसे आपके सामने ये देखने को मिल रही है। अगर हम इनके सामाजिक रूप से परिवर्तन की चीज देखें तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जजिया कर, है ना। जजिया कर के बारे में या तीर्थ यात्रा कर, ये कर समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर। अकबर ने हमें अपने समय काल में इन सारे करों को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने भारत के अंदर पुनः आके इन करों को फिर से लगा दिया। ठीक है, तो औरंगजेब के समय काल के अंदर जजिया कर या तीर्थ यात्रा कर वापस से आके लग जाता है। ना ही लगता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को इसके अंदर छोड़ा गया था, इसमें ब्राह्मणों को भी इन्वॉल्व किया गया था। सबसे पहले हमने तीर्थ यात्रा कर देखा था या फिर अगर जजिया कर देखा था तो जजिया कर के अंदर एक क्लॉज ये होता था कि कासिम ने बोला था कि हम ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाएंगे, है ना, या जो गरीब सेक्शन है या महिलाएं हैं उनके ऊपर कर नहीं लगाएंगे। लेकिन इसने क्या करा था, यहाँ पे आके ब्राह्मणों पे भी ये कर लगा दिया था। और ऐसा करने वाला कौन शासक था जिसने ब्राह्मणों पे भी कर लगाया था? जजिया कर के रूप में। मैंने बोला था जजिया कर की क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। जजिया कर की क्रोनोलॉजी में जब हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को पुनः स्थापित किया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी वो कर लगाया था, इसको ध्यान रखिएगा। वापस से आगे फिरोज शाह तुगलक के बाद अकबर ने इन सबको समाप्त कर दिया था। वापस से अब फिर से किसने लगा दिया आगे? औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब ने जिस तरीके की धार्मिक नीतियां अपनाई थी उन नीतियों के अंदर एक नीति ये भी थी कि औरंगजेब ने अपने प्रारंभिक काल के अंदर जो भी धर्म अपोज में थे उसके, है ना, उन धर्मों के खिलाफ बहुत ही निर्दयी नीति को अपनाना शुरू किया। ठीक है, जैसे हिंदू टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करा, नए हिंदू टेम्पल्स का निर्माण रुकवा दिया, हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर रोक लगाना शुरू कर दी, कई सारे हिंदू फेस्टिवल्स होते थे उनको रोक दिया। ठीक है, कुछ सारे ऐसे सामाजिक प्रयास जो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने के लिए पहले के मुगल शासक करते रहे, उन प्रयासों को इन्होंने आके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रथा याद होगी, नौरोज की प्रथा, है ना। नौरोज की प्रथा जो बलबन ने एक समय में शुरू की थी, है ना, अपने समय काल के अंदर। तो बलबन के समय काल के अंदर अगर हम लोग देखें तो नौरोज की प्रथा को
बलबन ने तो किया था स्टार्ट, है ना। और वो नौरोज की प्रथा अगर देखी जाए तो काफी समय तक चलती रही भारत के अंदर। इस नौरोज की प्रथा को कई सारे मुगल शासक भी फॉलो करते थे। जैसे अकबर के समय काल के अंदर नौरोज काफी प्रचलित होता था, है ना। पारसी धर्म का एक त्योहार होता है जिसके अंदर पारसी देवी देवताओं की पूजा की जाती है और 9 दिन तक उत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है, सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या करा कि नौरोज की प्रथा को समाप्त कर दिया। नौरोज की प्रथा के अलावा झरोका दर्शन याद होगा आपको, है ना। झरोका दर्शन जिसके अंदर मैंने बताया था सेलिब्रिटी की तरह राजा आता था, हाथे लाके चला जाता था, है ना। तो बेसिकली वो वाली प्रथा भी इनके द्वारा के समाप्त कर दी गई। झरोका दर्शन हुआ, नौरोज प्रथा हो गई। या एक प्रथा और होती थी अकबर के समय काल में शुरू हुई थी, उसके अंदर क्या होता था, सोने के एवज में राजा को तोला जाता था। सोने का जो वजन होता था और राजा का जो वजन होता था उसको बराबर किया जाता था और सोने को लोगों में बांट दिया जाता था, ठीक है। लोगों में बांट देने का मतलब जो गरीब हैं या फिर जिनको जरूरत है, नीड है, ऐसे लोगों को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को भी इसने रोक दिया, ठीक है। कि सोने में राजा को तोलने वाली जो प्रथा थी उस प्रथा को भी औरंगजेब के द्वारा रोक दिया गया। सिर्फ सामाजिक तरीके की इसने प्रथाएं नहीं रोकी, साथ ही साथ में ऐसी प्रथाएं भी रोकी जो धार्मिक भी हुआ करते थे। धार्मिक प्रथाओं का मतलब जरूरी नहीं हिंदू धर्म की प्रथाओं को ही रोका होगा, इसने कई सारी इस्लामिक प्रथाओं को भी रोक दिया। इस्लामिक प्रथाओं की अगर बात करें, जैसे हमने बात की थी मुहर्रम नाम का एक त्योहार होता है, उस मुहर्रम नाम के त्योहार के ऊपर पूर्ण रूप से औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो मुस्लिम्स के भी कई सारे वर्गों से ये जो था वो प्रॉपर तरीके से एक भेद रखता था, जिसकी वजह से इसने यहाँ पे उन प्रथाओं को भी रोकने का प्रयास किया। तो मुहर्रम की प्रथा हो गई, या फिर जो भी दरगाहों में पीर वलियों के या फिर दरगाहों के ऊपर या मज़ारों के ऊपर जो महिलाएं जाती हैं उनके जाने पे भी पाबंदी या रोक लगा दी। ऐसे तमाम परिवर्तन इनके सामाजिक रूप से परिवर्तन थे। साथ ही साथ में दूसरे धर्म के अलावा सिखों के भी 9वें गुरु, जिनको गुरु तेग बहादुर हम लोग कहते हैं, उनको भी फांसी की सजा दे दी थी, ठीक है। अभी हमने 5वें गुरु को देखा था, किसने फांसी दी थी? अर्जुन देव। किसने फांसी दी थी अर्जुन देव को? शाहजहां ने दी थी, जहांगीर ने दी, जहांगीर ने दी थी ना। तो जहांगीर ने उस समय में फांसी दी थी और आज के समय में यहाँ पे अगर हम देखें तो औरंगजेब ने इनके 9वें गुरु को फांसी दे दी, ठीक है। तो जैसे तैसे एक समुदाय थोड़ा बहुत कनेक्ट हो पाया था शाहजहां के समय काल में, किससे? मुगलों से। वापस से वो फिर से इनसे दूर होता चला गया, ठीक है। तो इनको विरोध देखना पड़ा अपने पूरे जीवन काल में 50 साल। हिंदू विरोध भी देखना पड़ा, सिखों का विरोध भी देखना पड़ा, जाटों से तो विरोध चलता ही चलता था इनका, प्लस मराठों के साथ में विरोध खुल के सामने आया क्योंकि शिवाजी के साथ में इनका संघर्ष आम है ना। तो कई सारे वर्गों के विरोध इनको देखने पड़े अपने पूरे के पूरे समय काल के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ में इनके समय में मॉन्यूमेंट्स भी बहुत सारे बने, कई सारे कंस्ट्रक्शंस भी हुए थे, जिन कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्होंने एक ताजमहल के ही रूप की एक और कॉपी बनवाई थी, ठीक है। उसको आज के समय में ब्लैक ताजमहल कहते हैं, है ना। ब्लैक ताजमहल की उपाधि उसको दी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीबी का मकबरा है, ठीक है, इसको बीबी का मकबरा बोल लीजिए आप, या ब्लैक ताजमहल बोल लीजिए, या ताजमहल की ही एक प्रकृति या उसी का एक कॉपी थी जब इसको बनवाया गया था, ठीक है। तो ये एक इन्होंने बनवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे जाओगे जब, तो आपको ये देखने को मिलेगा। मोती मस्जिद जो आपके रेड फोर्ट है, लाल किला है, उसी के पास में या उसी के बेसिकली जस्ट नियर बाय ही आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इन्होंने इस समय में निर्माण भी करवाए थे, काफी सारी चीजें की थी। इनके समय की देखिए सबसे ज्यादा इनके साम्राज्य में जो दुखद कह लीजिए घटना, या फिर कह लीजिए कि जिसकी वजह से ये बचे भी रहे वो घटना अगर हम कहें, वो घटना ये थी, लगभग मैंने आपको बताया था लगभग इन्होंने अपना 30 साल या अप्रोक्स अगर मैं डेटा दे दूं, करेक्शन दूं अगर उसमें, तो 25 साल प्रॉपर इन्होंने दक्कन में निभा दिया अपना, ठीक है। 25 साल की जिंदगी इनकी कहाँ गुजरी? दक्कन में, दक्षिण भारत के अंदर गुजर गई। और दक्षिण भारत में जैसे औरंगाबाद अगर आप देख रहे हो, महाराष्ट्र का जो इलाका है, इस इलाके के बियॉन्ड ही इन्होंने अपने जीवन को उसी पूरे के पूरे समय में गुजार दिया, ठीक है। दक्कन का मतलब बेसिकली बीजापुर, गोलकोंडा भी हम देखे थे इन्होंने जिसके ऊपर कंट्रोल किया था। उसके बाद ये दक्षिण के कई सारे साम्राज्य के अंदर चलते चले गए और इन्होंने बहुत सारे ऐसे दक्षिण के अभियान किए। और दक्षिण के अभियान की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि इनका उत्तर भारत इनसे छूटता चला गया। उत्तर पश्चिम का भारत, उत्तर भारत और इस एरिया के ऊपर मराठे अपनी नींव मजबूत करते चले गए, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इनको यहाँ पे देखनी पड़ी। दक्षिण में बर्बाद किए इनके 25 साल,
कहते हैं कि उसी ने पूरे मुगल साम्राज्य का विघटन करने के लिए जिम्मेदारी निभाई होगी। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि 25 साल दक्षिण भारत में व्यतीत कर देना, और व्यतीत करना ही नहीं, अपनी पूरी आर्मी को लेकर दक्षिण भारत को जीतने के प्रयास करना, उससे क्या हुआ होगा, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, कई सारा राजस्व चला गया होगा, बहुत सारी आर्मी इधर उधर डिसबैलेंस हो गई होगी, तो बहुत कुछ नुकसान हुए होंगे, जिसकी वजह से मुगलों के पास खजाने के रूप में बहुत कम चीजें बची। ठीक है, तो इनके अभियान वैसे तो पूरे भारत के ऊपर जीतने वाले विश्व विजेता के तौर पर, आलमगीर मैंने कल आपको बताया ही था, विश्व विजेता के तौर पर ये व्यक्ति जाने जाते हैं, बट इनके साथ में प्रॉब्लम यही रही कि इन्होंने दक्षिण पे अपना इतना फोकस कर दिया जिसकी वजह से उत्तर भारत धीरे धीरे से फिसलता चला गया। और वही हुआ, फिर लेटर मुगल उसको आके संभाल नहीं पाए, उत्तरकालीन मुगल उसको संभाल नहीं पाए, क्योंकि औरंगजेब की नीतियां ही ऐसी थी जिस नीतियों को वो लोग आके नहीं संभाल पाए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में यह है कि इन्होंने जितना भी शासन किया, वो शासन कोई भारतीय कानून, भारतीय संहिता, क्योंकि उस समय ऐसी कोई कानून संहिता थी नहीं, मुगल अपने जो कानून बनाते थे उन्हीं हिसाब से चलती थी, तो इन्होंने जो अपने कानून बनाए थे वो कानून टोटली किसके बेस पर हुआ करते थे, सब शरिया के बेसिस पे होते थे। ठीक है, शरिया कानून का मतलब इस्लामिक लॉ एंड रेगुलेशन बोला जाता है। इस्लाम के आधार पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि किस समय में कौन कौन सा डिसीजन लेने, कब क्या करना क्या नहीं करना, इन्होंने अपना पूरा जीवन उसी शरिया के कानून को सिर्फ अपने ऊपर ही तो नहीं लागू किया बल्कि पूरे भारत पे लागू कर दिया। ठीक है, हाँ, अब वो कोई भी धर्म का व्यक्ति होता था, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति होता था, तो हर संप्रदाय के व्यक्ति आपके शरिया कानून को क्यों मानेगा, है ना। लेकिन इनकी गलती यही थी कि इन्होंने पूरे भारत के ऊपर शरिया कानून को लागू कर दिया, जिसकी वजह से विघटन आप देखोगे आगे चल के कि मुगल सबके एक समय में फेवरेट हुआ करते थे, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में भी थोड़ा बहुत, शाहजहां के समय में भी ठीक ठाक था, बट औरंगजेब के समय में मुगल विरोधी भारत की जनता होती चली गई, है ना। तो ये कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। हाँ, मैंने तो बोला ही था, पहले बता रहा था मैं कि जो मॉन्यूमेंट्स उस समय जहांगीर ने बनवाए, वो मॉन्यूमेंट्स अभी आप देखोगे औरंगजेब ने भी उस तरीके के बनवाए, उसने बनवाए, ऐसे ही बनवाए, उसने बनवाई आगरा के अंदर, इसने बनवाई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग जगह है। ठीक, इसके बाद मनसबदारी प्रणाली इनके समय में थी। मनसबदारी प्रणाली के अंदर इन्होंने एक और पद यहाँ पे मशरत नाम का ऐड कर दिया था। कई सारे पद मनसबदारी सिस्टम में ऑलरेडी होते थे, एक पद इन्होंने भी ऐड कर दिया मशरत नाम का। जो मशरत नाम का व्यक्ति होता था वो बेसिकली निगरानी करने के लिए होता था कि मनसब किस व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए और कितना नहीं मिलना चाहिए, ये व्यक्ति इसको करा करता था। तो इनके द्वारा जोड़ा गया एक पद है। ठीक है, इसी के बाद में खुराक के दोआब नाम का इन्होंने एक तरीके का कर लगाना शुरू किया, तो जानवरों के चारे के लिए लगना शुरू हुआ था। ठीक है, जानवरों को चारे के लिए कर किसी ने पहले भी लगाया है, किसने लगाया था? हाँ, जानवरों के चारे के लिए या चराने के लिए जानवरों के कर लगता था, जिसको हम लोग चराई बोलते थे। चराई कर किसके द्वारा लगाया गया, याद है कुछ? फिरोज शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। क्या बात है, पढ़ नहीं रहा तुम लोग, इतिहास पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, ऐसे हो जाएगा सिलेक्शन। कौन जा रहा भाई इसको पेपर देने? इनमें से तो कोई नहीं जा रहा, मत जब कोई फायदा नहीं जाने का। ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा जाने का, समय बर्बाद करोगे, पैसा बर्बाद करोगे और फिर बाद में आके अपना दिमाग बर्बाद करोगे, है कोई मतलब नहीं होगा। जब तुम रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो कुछ, तो फिर क्या मतलब है? पेपर टाइम पास करने के लिए थोड़ी दिया जाता है। ठीक, आगे देखो, आगे की तैयारी करो, अगले साल की, इस साल के लिए मुश्किल है। ऐसी चीजों में अगर ऐसी बातें करोगे तो तुम लोग इतनी छोटे से फैक्टर, चढ़ाई कर, घड़ी कर, कितना रटा हुआ होना चाहिए तुम लोग को। अलाउद्दीन खिलजी लगवाया है ना, तो ये बहुत समय भी तो नहीं हुआ इसको पढ़ाए हुए। ये सब चीजें ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? रिवीजन ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ाया सब बेकार, कोई मतलब नहीं है। कितना भी चिल्ला के चले जाए, कोई भी यहाँ आके चिल्ला के चला जाएगा, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। और इतने अच्छे तुम लोग हो नहीं, बाद में जाके वीडियो देख लो क्लास की, है कि क्लास की चलो रिवीजन कर ले, बैठ के नोट्स बना ले, जो छूटे छाटे हैं वो भी नहीं करोगे तुम लोग, कैसे काम चलेगा? ऐसे मत करो, पढ़ाई वढ़ाई करो, वरना क्या मतलब होगा इतनी सब, जो पूरे साल तुम लोग इतनी ठंड में मेहनत कर करके क्लास लेने आ रहे हो, है ना। अपने तुम ही लोग कुछ आ रहे हो क्लास लेने के लिए, बाकी तो सब ठंड में दब के बैठ गए, है ना।
या तो फिर उन्हें पीसीएस का एग्ज़ाम देना होगा या कुछ और देना होगा, कहीं ना कहीं किसी के ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं बैठ गया ना। लेकिन तुम लोग अपना प्रयास जो कर रहे हो, रेगुलर क्लास में आ रहे हो, तो उसका कुछ फ़ायदा तो उठाओ। कि फिर उनमें और तुममें फ़र्क क्या रह जाएगा कि कोई बच्चा सोचो आता ही नहीं है क्लास में, और वो आके यहाँ पे बैठ के अचानक से बैठे और बता दे चरई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, कितनी रह जाएगी तुम लोग की? तुम लोग तो डेली बैठ के क्लास ले रहे हो, वो एक दिन आया और आके बता के चला गया। तो ये गलत तरीका है ना। खुद भी तो सोचो इस बात को लेके कि आप अपने आप को कैसे किसी से अलग कर रहे हो। क्लास लेके थोड़ी अलग कर रहे हो, क्लास लेके नहीं अलग कर रहा हूँ, क्लास लेने से कोई मतलब नहीं है। क्लास लो चाहे ना लो, आपको कितना आता है उससे फर्क पड़ता है। क्लास लेने का फायदा तो उठाओ एटलीस्ट, कम से कम जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतना डे टू डे याद तो करते चलो। और मैं शुरू से एक बात में ये बताता हूँ कि क्लास के अंदर मैं जितना पढ़ा देता हूँ उसका उसी दिन जाके याद कर लिया करो। और कितना सा समय लगता है उसमें? अगर यहाँ 1.5 घंटे का एक क्लास मैंने लिया, आप लोगों ने मुश्किल से 1 या 1.5 पेज लिखा होगा उसके लिए, और 1 से 1.5 पेज को 15 मिनट भी तो नहीं लगेगा रिवाइज करने में, मुश्किल से 15 मिनट। वो 15 मिनट भी अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर कौन सी फील्ड में तैयारी कर रहे हो आगे? यूपीएससी है ये भाई, और बहुत दोगे तो पीसीएस दोगे है। उससे नीचे का एग्जाम अगर देने के लिए सोच रहे हो तो बगल वाला क्लास है उसमें बैठो जाके, एसएससी चलता है वो वाले एग्जाम की तैयारी करो फिर अगर सोच रहे हो उसके लिए। लेकिन वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि फैक्ट याद नहीं है, वो कैसे तैयार होगा? ये एग्जाम कॉन्सेप्ट का तो है, कम से कम कॉन्सेप्ट अगर फंस गया तो थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। तो तैयारी करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम लोग को जिससे तुम लोग समझो, थोड़ा बहुत सीरियस हो। समय गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ से 3-4 बैच खुद निकल चुके हैं अपने आप खत्म, और आज बच्चों ने आना बंद कर दिया प्रॉपर तरीके से, नहीं आते वो क्लास में। क्यों? क्योंकि वो 2-3 बार सिलेबस खत्म अपना करके घर में बैठे हुए हैं। क्या हुआ उनका? आज तक सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यही कारण था, क्लास में स्टडी, सिर्फ क्लास लेने आ रहे और क्लास लेने के बाद घर में सेल्फ स्टडी नहीं करते, है ना। तो सेल्फ स्टडी करो अपनी, कम से कम। जब तक नहीं करोगे सेल्फ स्टडी, सेल्फ फोकस नहीं रहोगे, तब तक कैसे काम चलेगा? है डेली में कितना भी पढ़ा के चला जाऊँ, कोई कितना भी पढ़ा के चला जाए, 4-4 क्लासेस भी लगवा लो अपने यहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर से क्लास लगवा लो अपने, सब पढ़ डालो, लेकिन घर में रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, इस बात को ध्यान रखो। घर में जाके पढ़ा करो, कम से कम 15 मिनट ही पढ़ा करो, 20 मिनट ही पढ़ा करो। यहाँ क्लास हो जाए, जो भी क्लास हो जाए, उसको जाके 10 मिनट रिवाइज कर लो, क्या चला जाएगा उसमें? 10 मिनट तो ऐसे खड़े खड़े निकाल देते हो ना अपना, है धूप में ही खड़े हो जाते हो। यहाँ 15 मिनट धूप में खड़े होकर आपस में बातें कर लिया करो कि सर ने 10 मिनट में ये पढ़ाया, या फिर बातें करते हो खड़े हो गए, सर तो आज 5 मिनट लेट हो गए, आज तो 3 मिनट लेट हो गए, तो 10 मिनट जल्दी आ गए, 2 मिनट जल्दी आ गए। तो क्या फायदा है इससे? इसमें 10 मिनट अपना रिवीजन कर लो खड़े हो। अगर वहाँ पर ऐसे थोड़ी होता, हम लोग जब अपने ग्रुप बनाते थे, ग्रुप के अंदर डिस्कशन फालतू चीजों का होता ही नहीं था किसी तरीके का, सिर्फ बात ऑन द टॉपिक होती थी। आज तक ऐसे ही होता है, वही वाला है पूरा का पूरा। जितने भी जब भी ग्रुप्स के अंदर आप लोग जब एक स्टडी जोन में हो, आपको अपने सिलेक्शन लेने हैं, तो आप उस पर चर्चा करो ना कि अरे सर आज क्या पढ़ाएंगे। 5 मिनट बाहर खड़े होकर यही बात कर लेते हैं, आज औरंगजेब के बारे में पढ़ाएंगे सर। अच्छा कल क्या पढ़ाया था? कल जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था यही रिवाइज कर लेते खड़े होकर। सबको याद नहीं रहता, किसी एक को तो याद रहता, कोई तो बोलता कुछ ना कुछ, तो आप ही का तो रिवीजन हो जाता है इससे, है ना। तो वैसे ही जब गुटबंदी करो, बातचीत करो आपस में, तो इस तरीके की अच्छी बातें करा करो थोड़ी बहुत, जिससे आपको थोड़ा बहुत उससे बेनिफिट हो, फायदा हो। वरना पता है इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला, बहुत नुकसान में चले जाओगे आप लोग ऐसे, है ना। और धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे ये इंटरेस्ट किसी की टीचर की वजह से खत्म नहीं हुआ यहाँ पे आपके, जो आप लोग को शायद लगता होगा वो आके खराब पढ़ा रहे हैं, वो आके खराब पढ़ा रहे हैं। ये इंटरेस्ट आपके सेल्फ की वजह से खत्म हुआ है। जो बच्चे यहाँ पे आके क्लास लेना बंद कर देते हैं, किसी टीचर की वजह से खत्म नहीं होता है, आपकी खुद की वजह से खत्म होता है। क्योंकि गलती आप लोग क्या करते हो, आप लोग घर पे जाकर उसका रिवीजन ही नहीं करते। हमें कभी कोई टीचर थोड़ा बहुत खराब मिल भी जाता था, या कहीं ना कहीं कमी भी होती थी, उस सब्जेक्ट को तो हम और अच्छे से पढ़ते थे घर पे जाके। हमें पता था क्योंकि ये टीचर, ये तो सब्जेक्ट गया हमारा, अब तो हमें इसमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम खुद जाकर उसको और अच्छे से पढ़ते थे, बहुत मेहनत से पढ़ा करते थे उसे। अच्छा जो पढ़ा रहा है वो तो पढ़ा ही रहा, उसमें तो हल्की सी मेहनत करके अपना काम हो जाएगा रिवीजन करके, लेकिन उसमें और मेहनत करते थे जाके। तो बिना रिवीजन, बिना मेहनत करे, बिना ये सब करे, आपका
कुछ नहीं हो सकता। और फिर आप अपना इंटरेस्ट खो देते हो, आपको लगता है कि क्लास के अंदर बैठ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ बातें ही नहीं क्लियर हो रही हैं, तो क्या करें। सब समझ आता है आपको जब तक आप क्लास में बैठे रहते हो, सारी चीज़ें आपके पास जाती हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से जाते हो सब खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सबकी अलग अलग हो सकती हैं, है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम आप जिंदगी भर किसी को बता सकते हो कि मैंने सिलेक्शन नहीं लिया इसलिए क्योंकि ये था। उस समय बड़ा हंसी आएगी ऐसी बातों में, अरे मम्मी घर में काम करने को कहती थी, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। हंसोगे कल को बैठ के फिर इस बात पे, और खुद पे रिग्रेट फील होगा। और रिग्रेट बड़ा गंदा शब्द है। अगर आपको किसी बात पे रिग्रेट हो गया तो आप समझ लो जीवन बर्बाद है। खुद को शीशे में देखोगे तो कोसोगे, ये वर्ड होता है रिग्रेट। तो अपने आप को उस पोजीशन में मत लेके आओ कि कभी रिग्रेट फील हो। कभी भी ऐसा काम मत करो कि रिग्रेट फील हो। प्रयास करके हारो, खुश रहो, करो प्रयास। लगे तो कम से कम मैंने प्रयास किया था, मुझे लगा था ऐसा। उसके बाद हार जाना तो स्वीकार हो जाएगा, लेकिन प्रयास ही नहीं करोगे, अपना समय ऐसे ही इधर उधर गुजार दोगे, खत्म कर दोगे, क्या होगा बाद में? फिर जिंदगी भर एक रिग्रेट रहेगा, एक वो टीस रहेगी कि इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मैं समय दे सकता था और मैंने समय नहीं दिया। तो थोड़ा बहुत अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करो। मानव और जानवर में फर्क यही होता है कि मानव अपने अंदर हर दिन 1% का इम्प्रूवमेंट करता है, हर दिन करता है। जानवरों की तरह डेली उठे और उठ के अपना चारा वारा खाया पिया और घर चले गए, ये जिंदगी नहीं जीनी है तुम लोग को। तुम लोग को मानव बन के अगर जिंदगी जीना है तो हर दिन 1% अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करो। 1% का अगर अपने अंदर डेली इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये तो जो एज है तुम लोग की इस समय में, ये तो सबसे ज़्यादा ब्लास्टिंग एज है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के मौके होते हैं, सबसे ज़्यादा। हर दिन तुम्हारे पास इम्प्रूवमेंट करने के लिए तुम्हें पता तो है क्या इम्प्रूव करना है। तुम्हें ये पता है कि कम से कम आज मेडिवल पढ़ ली तो कल मॉडर्न में इम्प्रूव करना है, कल मॉडर्न पढ़ लेनी है, वो इम्प्रूवमेंट हो गया। परसों पॉलिटी पढ़ लेनी है, ये इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर कोई और विषय, फिर कोई और विषय। ऐसे इम्प्रूवमेंट पढ़ने के आपको स्टेजेस तो पता है ना कम से कम। तो कम से कम अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में ये सब चीज़ें लाओ। वरना सुबह सुबह उठ के मम्मी पापा इतने प्रयास से आप लोग को यहाँ भेजते होंगे परेशान होके, वो भी होते होंगे, आप लोग अकेले थोड़ी होते होंगे, वो भी साथ में उठते होंगे आपके सुबह में, और उठ के आपको भेजते होंगे कि जाओ हमारा बच्चा तो IAS बनने जा रहा है, PCS बनने जा रहा है, एग्ज़ाम देगा, सिलेक्शन होगा, है ना। 22 दिसंबर को भी एग्ज़ाम है, सारे माता पिता भेजेंगे अपने बच्चों को, जाओ बेटा फतेह करके आओ। बहुत खुश होंगे कि अरे हमारा बेटा गया PCS देने, बिटिया गई PCS देने, सेलेक्ट होके आएगी। पता चल रहा है आप ही को पेपर में कि आपने तो 30-40 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाए, क्या जवाब दोगे? फिर घर में झूठ बोलोगे आके, नहीं सरकार ही निकम्मी है, इस समय वैकेंसी नहीं दे रही है, सब चोर हैं बैठे हुए वहाँ पे, जो पैसा दे रहा है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। बहाने कब तक करोगे? बहाने हैं ये सब, जिनको सिलेक्शन लेना वो ले रहे हैं, जेन्युइन फेयर सिलेक्शन ले रहे हैं वो लोग अपना, जो मेहनत कर रहा है वो लेगा सिलेक्शन। वहां पे जाके कंप्लेंट करो जब आप 90% क्रॉस कर चुके हो, वहां जाके कंप्लेंट करो। अभी आप प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे हो और आप आरोप पे आरोप लगा रहे हो दूसरे लोगों को, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। खुद की वजह भी तो सोचो। जिस दिन खुद की वजह सोच लोगे उस दिन सबको पता चल जाएगा सारा का सारा। तो प्रयास करो, बिना प्रयास के जीवन पता है बिल्कुल जानवर जैसा ही है, कुछ नहीं है। जानवर भी प्रयास करता है अपना पेट भरने के लिए, तो आप कैसे प्रयास नहीं कर सकते, है ना। करो प्रयास अच्छे से और मेहनत करा करो, ये सब डेली पढ़ा करो। मैं कल से यही काम करूंगा, डेली आके पहले पूछा करूंगा 10 से 15 मिनट सारा का सारा जितना भी पढ़ाया करूंगा, जितना पढ़ाऊंगा 10 से 15 मिनट पूछा करूंगा पहले आके, कोई भी टॉपिक पढ़ा दूंगा। अगर आज औरंगजेब में जितनी चीजें पढ़ा दे रहा हूँ, कल आके औरंगजेब और लेटर मुगल सब पूछूंगा आगे, ठीक है। जो बता पाएगा वो क्लास में बैठेगा, नहीं बता पाएगा तो बाहर का दरवाजा खुला है। चाहे 4 बच्चे बैठे हो क्लास में, 5 बच्चे बैठे हो, कोई ना बैठा हो, एक ही बैठा हो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आपको डिसाइड करना है आपको क्लास कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक। मैं वैसे डेली टेस्ट ले लेके आपको जज नहीं करूंगा, मैं रैंडम ऑन द फेस जज करूंगा, ठीक है। वरना ना आप लोग इम्प्रूव कर पाओगे और बार बार क्वेश्चन मार्क उठता रहेगा कि आपसे पढ़ा के क्या है और आपने क्या पढ़ा है।
बच्चों को ये नहीं आता। सोचो मैं ही कल पढ़ाया हुआ टॉपिक तुमसे आज पूछ रहा हूँ, तुम वो नहीं बता पा रहे हो, तो कल को कोई अगर आएगा बाहर से, इसने आके आपसे ये पूछ लिया, तो वो तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएगा ना, आप पे थोड़ी उठाएगा। वो तो यही कहेगा कि भाई वो पढ़ा के ही नहीं गए होंगे, क्या पढ़ा लिया तुमने हिस्ट्री में जाके उन्हें, कि बच्चों को ये नहीं पता। और मुझे तो पता है, मैं तुम्हें पूरी मॉडर्न पढ़ाया हूँ, मुझे पता है, मैं पूरा वर्ड पढ़ाया हूँ, डिटेल में जाके एनालिसिस कराई है, पूरी एंशियंट पढ़ा के आ चुका हूँ यहाँ पे, मेडिवल खत्म होने पे है पूरी की पूरी। जब इतनी हिस्ट्री मैंने इतनी डिटेल में आप लोग को करा दी है, तो मैं भी तो एक्सपेक्ट करूंगा आप भी तो उसका रिस्पॉन्स दो कम से कम। सारी चीजें आप लोग की तरफ से भी तो चाहूंगा, बट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब होगा उस चीज का, है ना। या तो फिर ऐसे बच्चों में ही पढ़ाऊं जाके मैं, जहाँ रिस्पॉन्स मिलते हैं मुझे, क्विट कर दूं यहाँ से, है ना। यही हो सकता है फिर पॉसिबिलिटी, कि अगर आप लोग के रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे, ऐसी सारी चीजें नहीं होंगी। कल से ध्यान रखना, मैं रिवीजन कराऊंगा, सोच लो बैठ के, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कल आना है या नहीं आना, ठीक है। और अटेंडेंस तो मेरे पास होगी नो डाउट, है ना। तो सोच लेना बैठ के, जिसको आना है या नहीं आना है, क्लास करनी है नहीं करनी है तो जेन्युइन बच्चों की क्लास करो, उन्हीं की तरह क्लास करो, क्लास में रिस्पॉन्स दो, जो पढ़ लो एटलीस्ट उसको पढ़ के आओ, है ना। और मैं बहुत बड़े टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे मेडिवल पढ़ के आना, मैं पूरा पूछूंगा, सिर्फ आज का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और कल पूछ लूंगा 10 मिनट, है ना। तैयार रहना, सब पढ़ के आना कायदे से औरंगजेब के बारे में, और जो चीजें भी पढ़ के आनी होती है, जो मैं पूछता हूँ वो मैं पहले ही लिखा देता हूँ आपको, अभी 10 मिनट में 15 मिनट में सब कुछ लिखा दूंगा औरंगजेब के बारे में, है ना। लेटर मुगल्स के बारे में आपसे वो पूरी की पूरी टेबल भी नोट करा दूंगा, ठीक है। उसी को पढ़ के रिवाइज करके आ जाना, ठीक है। तुम्हारे भले के लिए है, अपने लिए सोचो कम से कम, हम लोग कब तक सोचते रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। चलिए, ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई थी, इन्होंने सही कई सारे फेस्टिवल्स को भी बनाना बंद कर दिया था। और ये कर जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है, खुराक के दबाव नाम का, ये एक तरीके का चढ़ई कर था, ठीक है, जो इन्होंने जानवरों के या फिर जो एनिमल्स थे उनकी एनिमल्स रियरिंग या चारा चढ़ने के ऊपर लगाने वाला एक कर, अगर औरंगजेब से आपसे पूछ लिया जाए या मुगल काल में पूछ लिया जाए, जो किसके द्वारा लगाया गया था, खुराक के दबाव के तौर पे औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। ऐसा एक चढ़ई कर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में देख चुके, ठीक है। तो ये बेसिकली मोहम्मद कासिम का नाम भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय में इन्होंने आलमगीर नामा लिखा था। आलमगीर नामा, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जिस तरीके की कृतियां, जो भी वर्क्स, जो भी इनके समय में कार्य होते थे, उन कार्यों के बारे में तमाम तरीके से जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो सभी किताबों में वर्णन के तौर पर देखे गए। तो कासिम भी इस समय में थे जिन्होंने आलमगीर नामा के अंदर उस समय में आलमगीर या फिर औरंगजेब की तमाम नीतियां उसमें वर्णित की थी, ठीक है। देखिए, इनके समय के रूप में अगर हम थोड़ा सा पहले चले तो पहले के दौरान की बात करें कि गवर्नर के रूप में भी मैंने बताया था आपको, औरंगजेब कार्य कर चुके थे। गवर्नर के रूप में कार्य करने का मतलब क्या कि भाई शाहजहां का समय काल रहा होगा और शाहजहां ने अपने पुत्र को कहीं का गवर्नर बनाया ही होगा, जिससे दारा शिकोह भी थे इनके समय में, है ना। पीछे कल हम लोग 4 लड़ाइयां देखे थे ना, तो 4 अलग अलग बैटल्स थे वो सारे के सारे। उन बैटल्स के अंदर 4 पुत्रों के बीच के बैटल्स थे, लेकिन चारों पुत्र लड़ क्यों रहे, क्योंकि चारों कहीं ना कहीं के गवर्नर रहे होंगे। लेकिन जो राजा बन गया हमें तो उससे मतलब है। तो औरंगजेब कहाँ के गवर्नर थे, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। औरंगजेब को दक्कन का ही वायसराय नियुक्त किया गया था जब सर्वप्रथम इनको वायसराय बनाया गया। तो यहाँ पे 1636 में औरंगजेब सर्वप्रथम कहाँ के वायसराय बने, दक्कन के। दक्कन का मतलब दक्षिण भारत ही समझिएगा हमेशा। तो ये जब पहली बार दक्षिण के अंदर घुसे तो इन्हें यही लगा कि दक्षिण भारत को जीतना इंपॉर्टेंट है मुगल साम्राज्य का और विस्तार करने के लिए। और ये बात इसने इसी समय सोच ली थी कि अगर ये भारत का कल को राजा बनेगा तो राजा बनने के बाद सबसे पहले दक्कन के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करेगा, ठीक है। दक्कन के बाद इनको चेंज करा गया, चेंज करके ये गुजरात के राज्यपाल नियुक्त किए गए। उसके बाद राज्यपाल, वायसराय, ये सब गवर्नर ही है, ठीक है। 1645 में कहा गए, गुजरात के अंदर आ गए, ठीक है। गुजरात के बाद में शाहजहां ने औरंगजेब को बल्ख का क्षेत्र दे दिया, मतलब वेस्टर्न इलाका, पश्चिमी भारत का जो इलाका है, भारत पाकिस्तान की सीमा का जो इलाका जो आज के समय में है, ये पूरे के पूरे इलाके में तो लाहौर से लेके बल्ख तक, कश्मीर तक का गवर्नर किसको नियुक्त कर दिया, औरंगजेब को नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो इधर जितने भी खतरे होते थे, जैसे उज़्बेक अटैक कर देंगे, सिंध के बियॉन्ड के लोग अटैक कर देंगे, या हो सकता है उधर के लोग कभी अटैक कर दे,
ऐसे अटैक को कभी भी औरंगजेब ने जब तक वहां गवर्नर रहा तब तक ऐसे किसी तरीके के कोई अटैक भारत पे होने नहीं दिए। ठीक है, तो बेसिकली ये याद रखना है। इसके बाद सामूगढ़ का ये जो वॉर 1658 में है, ये जगह जगह पे अलग अलग तरीके से गवर्नर बनते रहे। फिर 1658 में सामूगढ़ का युद्ध आपको याद ही होगा। सामूगढ़ के युद्ध के अंदर क्या हुआ था, औरंगजेब ने किसको हराया था, दारा शिकोह को। और ये निर्णायक लड़ाई क्यों कहलाई जाती है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद में औरंगजेब को गद्दी मिल गई थी। ठीक है, तो औरंगजेब इस वजह से साम्राज्य अपने हाथों में ले लेता। इनकी कुछ धार्मिक नीतियां के तौर पे हमने देखा, दूसरे धर्मों के प्रति तो असहिष्णु नीति दिखाई दी है। ठीक है, लेकिन ये अपने ही धर्म के अंदर किस तरीके की नीतियों को अपनाते थे, जैसे इनको जिंदा पीर के नाम से बोला जाता था, दरवेश नाम भी एक तरीके से लिया जाता है। दरवेश एक नाम होता है जिसके अंदर आप देख सकते हो सूफीसन, जो बड़ा बड़ा कह सकते हैं आप, जो ऐसे ढीले ढाले से कपड़े पहन के चलते हैं या फिर दरवेश की तरह अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जिन्हें सांसारिक मोहमाया से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं होता, वो एक दरवेश या सूफी या फिर एक तरीके से योगी टाइप का अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दरवेश बोलते हैं। तो इनका जीवन दरवेश की तरह इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अपना पूरा का पूरे जीवन में कभी भी मुगल जितना भी खजाना आता था, मुगल जितनी भी राजस्व या सैलरी आती थी, उससे कभी भी इन्होंने पैसा नहीं लिया। वहां से किसी भी तरीके का कोई पैसा ना अपने परिवार पे खर्च करते थे, ना अपने जीवन पे खर्च करते थे। किसी भी तरीके के कोई ऐशोआराम इन्होंने अपने जीवन में राजा के तौर पर नहीं लिए। हालांकि ये अपना जीवन बसर करने के लिए या गुजारने के लिए टोपी सी के अपने जीवन को जिया करते थे। उससे जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। ठीक है, तो इस वजह से इनको दरवेश की उपाधि दी गई थी कि दरवेश की तरह इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। एक रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम शासक थे। रूढ़िवादी का मतलब एक तरीके से कट्टरता के साथ इन्होंने अपना सुन्नी जीवन कहीं ना कहीं व्यतीत किया। ठीक है, और भारत के अंदर इन्होंने जो भी नीतियां अपनाई, उस नीतियों के अंदर वही मैंने आपको बताया, शरिया का कानून, इस्लाम का कानून, कुरान के अंदर लिखी हुई बातों को ही भारत के अंदर इन्होंने अप्लाई कर दिया। जो भी टैक्सेस होते थे, जो भी भारत के अंदर नीतियां बनती थी, उन सारी नीतियों को ये भारत के अंदर इसी तरीके से लागू कर देते थे। ठीक है, शराब पीने में और दरबार में गाने बजाने को लेकर भी प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई नृत्य नहीं होगा, कोई गाना बजाना नहीं होगा। हालांकि खुद वीणा बजाने में ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कुशल थे, वीणा बजाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे। उसके बावजूद भी इन्होंने पूरी तरीके से प्रतिबंधित करा था म्यूजिक अपने दरबार के अंदर। तो शराब नहीं पिएगा कोई, म्यूजिक नहीं होगा। इवन कई कई जगह पे लोग क्या करते थे, खेती करा करते थे, जिसके अंदर देख सकते हो आप कि खेती में कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सुल्फा गांजा वगैरह की इन सब की भी खेती करते हैं। इस तरीके की खेती पहले भी हुआ करती थी। तो इस सब के ऊपर भी प्रतिबंध कर दिया था कि ऐसी कोई भी खेती जो जिससे नशा होता हो, ऐसी किसी भी तरीके की कोई खेती नहीं की जाएगी। ठीक है, सिक्कों पे जो सिक्के बनते थे उस समय में, उन सिक्कों के ऊपर क्या होता था, इस्लामिक आकृति बनी हुई होती थी। ठीक है, इस्लामिक आकृति जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले के जमाने में एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जब मौर्यन एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, तो मातृ देवी की मूर्ति बनी होती थी, है ना, इस तरीके की मूर्ति वगैरह बनी होती थी, राजा का नाम वगैरह लिखा होता था। दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य के अंदर इसमें क्या होता था, यहाँ पे इस्लामिक तरीके की आकृतियां बनी होती थी। मतलब आकृतियां बनने का मतलब उसके ऊपर या तो कलमा लिखा होता था या कोई ना कोई इस्लामिक आलेख लिखा हुआ होता था। ठीक है, ऐसे कोई ना कोई आलेख उस पर लिखे होते थे। तो इन्होंने क्या करा था, उन आलेखों को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, प्रतिबंधित करने का मतलब आप किसी भी तरीके की कोई अरबिक या कोई भी ऐसा कलमा या कोई भी इस्लामिक आयत उन सिक्कों के ऊपर नहीं लिखी जाएगी। उसका कारण यह था, इनको ऐसा लगता था कि वो सिक्के कहीं ना कहीं आपके आदर या सम्मान को जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसको थोड़ा कम करते हैं, है ना, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती होगी, है ना, इधर उधर गिरते गिरते होंगे। इस वजह से इन्होंने क्या करा, उसको प्रतिबंधित कर दिया। तो इस्लामिक आलेखों को सिक्कों के ऊपर लाना, ये सब नौरोज मैंने बता ही दिया आपको, गायन और ये जो भी है नृत्य वगैरह ये सब बता दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज पे इन्होंने आजादी दी थी। वो आजादी ये थी कि जो अदालतें लगा करती थी, ठीक है, अदालतें मतलब जो लोगों को डिसीजन सुनाने के लिए, फैसले सुनाने के लिए जो भी अदालत लगती थी, उस अदालत के समय नगाड़ा बजाया जाता था कोई भी डिसीजन देने से पहले या डिसीजन देने के बाद, जिससे लोगों तक एक मैसेज पहुंच जाए कि हाँ ये डिसीजन सुना दिया गया। ठीक है, तो उस वजह से इन्होंने उसके ऊपर
जो बैंड होता था उस समय, उसको नौबत वगैरह बोलते थे, उसके ऊपर किसी तरीके कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि वो तो संदेश वाहक के रूप में एक तरीके से उपयोग होती थी, ठीक है। वरना हर तरीके के म्यूजिक को इन्होंने इस समय में प्रतिबंधित कर दिया था। जजिया को भी लगाना इनका एक धार्मिक तरीके का ही कह सकते हो आप, क्लॉज है, धार्मिक तरीके का ही कानून है जजिया को लगा देना। जजिया ब्राह्मणों पर भी लग गया था वापस से, फिर भी याद रखेंगे आप, अकबर ने समाप्त किया और औरंगजेब ने आके लगा दिया, और औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। लेकिन औरंगजेब ने भी कुछ वर्गों को छोड़ दिया था, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं या फिर हैंडीकैप्ड लोग हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे वर्गों को अभी भी छोड़ा गया था, उनके ऊपर अभी भी किसी तरीके का कोई कर नहीं लगा करता था, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ये सब इनकी नीतियां हैं, और मैंने जरों का दर्शन, सोने से तोलने की प्रथा, ये सब बता दी थी अभी आपको शुरू में। ये सब चीजें भी इन्होंने इस समय में करी, ठीक है। एक चीज इन्होंने और भी करी थी कि ज्योतिष जो होते थे उस समय में, है ना, मुगल दरबार में भी बहुत सारे ज्योतिष थे, और दिल्ली दरबार में भी थे, उससे पहले के दरबार में भी थे। मतलब आपका फ्यूचर देख के बताएंगे कि आपके साथ आने वाले समय में क्या हो सकता है। ऐसे ज्योतिषों पे या ऐसे पंचांगों के ऊपर इन्होंने रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। इनका कहना यह था, तुम्हें अपने आज का पता नहीं है, तुम मेरा कल क्या बताओगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहते हुए इन्होंने ज्योतिषी पूरी विद्या के ऊपर यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इस समय में पटाखे और आतिशबाजी जैसे भी चीजों के ऊपर प्रतिबंध लग गया था। मैंने बोला ना, हर तरीके का म्यूजिक, शोर शराबा या ऐसी चीजों के ऊपर उस समय में प्रतिबंध लगा हुआ था। तो इसके अंदर ये भी है कि आतिशी या इस तरीके के पटाखों वटाखों के ऊपर भी प्रतिबंध दिखाई देता है। तो बेसिकली इनकी धार्मिक नीतियों के अंतर्गत ये सारी पॉलिसीज थी, जिसमें इन्होंने अपने धर्म की नीतियों को फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद में विस्तार की अगर हम लोग बात करें, तो विस्तार की बात करने का मतलब तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने भारत के उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक अपने हर जगह में विस्तार किया है ना। और पूरे भारत के ऊपर अलग अलग जगहों में, अलग अलग प्रांतों के अंदर अपने क्षेत्र को विस्तारित करने का कार्य किया, ठीक है। तो क्षेत्र को विस्तार किया है। उस विस्तार के दौरान इनको एक नुकसान तो हुआ था, हाँ, वो शिवाजी महाराज के तौर पर हुआ था, जिन्होंने इनके समय में लगभग पूरे उत्तर भारत में पूरा का पूरा खलल मचा दी थी मुगल साम्राज्य के अंदर। तो शिवाजी महाराज से इनकी काफी ज्यादा उस समय में बैटल्स, लड़ाइयां होती चली जाती है। बट 1668 में मुगलों ने इन्हें आमंत्रित भी किया, शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आमंत्रित किया और बोला कि आप हमारे साथ बैठिए और बैठ के सुलह कर लीजिए, ठीक है। सुलह करने का मतलब ये था कि आप अपने क्षेत्र में रहो, जहां रहना है रहो, लेकिन मुगल सत्ता के अंदर या मुगल साम्राज्य जैसे भारत के अंदर चल रहा है उसमें हस्तक्षेप ना करो, ठीक है। ये सुलह सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मराठा शिवाजी महाराज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने सिद्धांतों के आधार पर अपने साम्राज्य को चलाना चाहते थे। ये वहां पे अपना शरिया कानून या इस तरीके के कानून को स्थापित करना चाहते थे। तो ये सुलह कभी सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सफल नहीं हो पाई कभी भी। फिलहाल इन्होंने मराठा साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक ट्रिक अपनाई। वही ट्रिक थी दक्षिण भारत के ऊपर अपना कंट्रोल और मजबूत करना, क्योंकि मराठे अगर मुगल इनके ऊपर अटैक करते थे या औरंगजेब अगर कभी भी शिवाजी महाराज के ऊपर अपना अटैक करते थे तो कहां जाते थे मराठे? सीधा दक्षिण भारत की तरफ चले जाते थे, औरंगाबाद की तरफ, बीजापुर की तरफ, गोलकोंडा की तरफ चले जाते थे और वहां के शासक इनको समर्थन देते थे। मुगलों की पहुंच वहां तक नहीं थी तो मराठे हमेशा बच के निकल आते थे, ठीक है। तो नीति क्या अपनाई औरंगजेब ने कि सबसे पहले अब दक्षिण भारत पे ही कंट्रोल करा जाएगा, मराठे खुद कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। तो यही हुआ भी। इस समय में दक्षिण भारत के ऊपर अटैक किया गया जिसके अंदर मराठा नियंत्रण भी हुआ कई सारा, और शिवाजी महाराज वगैरह या मराठों के ऊपर औरंगजेब के समय काल के अंदर काफी ज्यादा नियंत्रण देखा भी गया, ठीक है। धीरे धीरे लेटर मुगल्स के समय में मराठे वर्चस्व अपना वापस से लागू करेंगे। फिलहाल इस समय में यहाँ का कमजोर हो गया था, ठीक है। तो चाहे बीजापुर हो आपका, चाहे आपका गोलकोंडा हो, इस तरीके के तमाम क्षेत्र के ऊपर इस समय दक्षिण भारत में एंट्री कर गए मुगल्स, जिसमें औरंगजेब ने इन तमाम चीजों को यहाँ पे कर दिया। कोल्लर की खदान, जो भी खदानें होती है ना, कोल्लर गोल्ड फील्ड के बारे में सुना ही होगा आपने, है ना। तो केजीएफ भी सबने देखी होगी, है ना। दक्षिण भारत की वो जो खदानें, जो सोने की खदानें थी, वो एक्चुअल में थी। ऐसा नहीं है कि उस पिक्चर में एवं दिखा दिया है। वो खदानें तो ओरिजिनल थी, बट ऐसा नहीं कि दुनिया उसमें बसती है ऐसा वैसा, वो तो पिक्चराइजेशन है सारा का सारा। बट वहां पे सच में ऐसी खदानें हुआ करती थी जो सोने की खदानें थी। इन खदानों को सोने के और बहुत सारे हीरे वहां पे पाए जाते थे। इन सबको मुगल्स ने अगर जीत लिया होगा तो सोचिए कितनी सारी उनके पास में शोहरत आई होगी, कितना वो राजस्व में मजबूत हो गया होगा। दक्षिण भारत हमेशा
हमेशा एकदम सेपरेट क्यों रहा सबसे, और दक्षिण भारत हमेशा सबसे ज्यादा मजबूत क्यों रहा? मैंने आपको जितने भी अभी तक शासक बताए, सारे शासक या तो जब भी दक्षिण भारत में पहुंचते थे बर्बाद हो जाते थे, या क्या होता था, वो कभी दक्षिण भारत को जीत ही नहीं पाते थे। यही तो देखते हैं अभी तक हम लोग। तो जितना भी हमने देखा, दक्षिण भारत के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं बन पाता था कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सब खदानें वदानें थी, है ना। उनके पास, पुष्पा भी देखे होंगे तुम लोग सब, है ना, उनके पास ऐसी लकड़ियां हैं चंदन वंदन की, कि जिन लकड़ियों की कीमतें पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा है। तो दक्षिण भारत इन सब चीजों में बहुत रिच है। नेचर ने उन्हें बहुत कुछ दिया, जिसकी वजह से उनके ऊपर कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन औरंगजेब ऐसा कर ले गया। औरंगजेब ने क्योंकि 25 साल व्यतीत करे, उसके लिए इतना संघर्ष करा, तो जाके उसे सफलता हासिल हो पाई दक्षिण भारत के अंदर। दक्षिण भारत को जब जीत लिया, तब जाके उसके हाथ में ये खदानें लगी। लेकिन इतने अभियान चलाए गए, मराठों के खिलाफ अभियान, दक्कन के खिलाफ अभियान, कि उसने इतने हीरे यहाँ से प्राप्त करे, उन हीरों को भी कहीं ना कहीं, या सोने को भी कहीं ना कहीं, वो इन सब में खो देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो इतने अभियान या फिर लड़ाइयाँ या युद्ध हुए हैं इस समय में, कि जिन सारी चीजों में मराठों पे कंट्रोल करना, दक्षिण भारत पे कंट्रोल करना, फिर से उत्तर भारत को देखना जाके, इस सब में इसका राजस्व पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। जिसकी वजह से मुगलों का विघटन का अगर आपसे कारण पूछा जाए कौन है, तो कारण में तो उत्तरकालीन मुगल काल ही माने जाते हैं। इसके बाद में औरंगजेब के बाद विघटन शुरू हो गया, लेकिन ओरिजिनली अगर विघटन शुरू हुआ है तो वो औरंगजेब के समय से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो औरंगजेब के समय काल से ही हो गया था। ठीक है, कला, संस्कृति, वास्तुकला के तौर पर तो हम देखेंगे कई सारी, देखिए कुरान की पांडुलिपियां उस समय में लिखी जाती थी। ये कातिब के तौर पर कार्य करते थे, इनको कातिब भी बोला जाता था। ठीक है, कातिब का मतलब क्या होता है? जो अपने हाथ से किसी भी पुस्तक को या किसी भी चीज को लिखता है। वो आपने देखा था ना, पहले इंक होती थी, इंक का एक बॉक्स होता था, उसमें कलम को डुबाते थे, ऐसे करके इंक भरते थे, फिर उसमें लिखा करते थे, ऐसे होता था। ये तरीका नहीं था कि पेन में इंक है ऐसे लिखता चला जाए, ऐसा पेन नहीं होता था। तो कातिब ऐसे लिखा करते थे, उन्हें कातिब बोला जाता था, जो इस तरीके से किताबें लिखते थे। या कभी कभी पेपर को गोद के कुछ लिखा जाता था उसके ऊपर, है ना, तो पेपर पे ऐसी आकृति बना बना के लिखा जाता था। इसको नस्क शैली बोलते थे। क्या बोलते थे? नस्क शैली बोलते थे। ऐसी सब शैलियों के अंदर इस समय में इन्होंने पांडुलिपियां या कुरान की वर्णित चीजों को मेंशन करना शुरू किया था। तो संस्कृति के रूप में आप इनके समय में नस्क शैली को देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीजें। इसके बाद मैंने आपको मॉन्यूमेंट्स बताई थी, जैसे बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, और लाहौर में इन्होंने एक बादशाही मस्जिद का भी निर्माण कराया था। ठीक है, और पीछे निर्माण और भी एक जो है अभी मेंशन करा दूंगा मैं आपको। तो ये बेसिकली इस समय में जाने जाते हैं। ठीक है, श्रीनगर में कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण, जो आज भी कश्मीर में सबसे बड़ी मस्जिद है, वहां की जामा मस्जिद के तौर पर जानी जाती है, वहां में निर्माण करवाया इन्होंने कश्मीर के अंदर। ठीक है, कंट्रोल जहां जहां पे था उनका, उस समय में इन्होंने यहाँ पे करवाया था। बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी कौन है? सूफी संत है। अभी जब सूफिज्म पढ़ेंगे हम लोग तब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बख्तियार काकी के समय काल के अंदर इनको देखा गया, मतलब इन्होंने बख्तियार काकी को अपना संरक्षण दिया था। ठीक है, तो बख्तियार काकी एक सूफी संत जो इनके समय में रहे और अपना संरक्षण दिया। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु 1707 3 मार्च हो जाती है, और इनकी उम्र उस समय में कितनी थी? 88 वर्ष थी। अहमदनगर के पास में ही इनकी मृत्यु होती है। अहमदनगर कहाँ? गुजरात, गुजरात में है ना। तो अहमदनगर गुजरात, तो गुजरात अभियान के दौरान ही, गुजरात की विजय के दौरान ही, गुजरात ही के समय में अहमदनगर के अंदर उनकी मृत्यु यहाँ पर समय हो जाती है। ठीक है, तो ये अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसी समय में यहाँ पे अहमदनगर के अंदर इनका जो है बेसिकली यहाँ पे मृत्यु के बाद में जो जजाऊ की लड़ाई होगी, इसके बाद आपसी संघर्ष होते हैं मुगल शासकों के बीच में। मुगल शासक जो औरंगजेब के पुत्र के रूप में आएंगे, उसमें जो व्यक्ति है आजम शाह अगले इनके उत्तराधिकारी बन के आ जाते हैं, और फिर इसके बाद में मुगल सत्ता पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई अब आपको दिखाई देगी। आजम शाह मतलब बहादुर शाह प्रथम के तौर पर इन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी, और फिर अंत कहाँ हो गया? बहादुर शाह द्वितीय के ऊपर अंत हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक औरंगजेब का समय काल है, और औरंगजेब के समय काल को हम लोग इस समय में पढ़ते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ से आते हैं। पूरे मुगल काल के प्रशासन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा। मुगल काल के ओवरऑल प्रशासन की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये कुछ वर्ग थे
जिन वर्गों के तौर पर उस समय में विभागों को ऐसे ऐसे डिवाइड किया जाता था। ठीक है, तो ये सारे विभाग प्रणाली इस समय में देखे जाते थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सब विभाग लिखो, उससे पहले थोड़ा बहुत ये औरंगजेब के बारे में मेंशन कर लो, जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बता दी। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो, औरंगजेब 1658 से 1707। कल शाहजहां का लिख लिया था, शाहजहां के बारे में तो कल लिख ही लिया था। इसमें लिखो औरंगजेब आलमगीर के नाम से, औरंगजेब आलमगीर के नाम से, आलमगीर के ब्रैकेट में विश्व विजेता लिख लेना, उसका मतलब होता है में 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में, सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को अपदस्थ कर, दारा शिकोह को अपदस्थ कर शासक बना था, शासक बना था। पहले 25 वर्षों के दौरान, पहले 25 वर्षों के दौरान औरंगजेब ने अपना समय उत्तर भारत में व्यतीत किया, औरंगजेब ने अपना समय उत्तर भारत में व्यतीत किया। बाद के अंतिम 25 वर्ष बाद के अंतिम 25 वर्ष उसने दक्कन विजय में, उसने दक्कन विजय में व्यतीत कर दी, उसने दक्कन विजय में व्यतीत कर दी। दक्कन विजय में व्यतीत कर दी। औरंगजेब ने धार्मिक नीतियों का पालन शरिया के कानून के तौर पर किया, शरिया के कानून के तौर पर किया। वह अन्य मुस्लिम संप्रदायों के प्रति भी, वह अन्य मुस्लिम संप्रदायों के प्रति भी सहिष्णु नहीं था, सहिष्णु नहीं था। क्योंकि उसके द्वारा
उसके द्वारा मुहर्रम जैसे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। मुहर्रम जैसे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोलह सौ उनासी में उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर पुनः उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर पुनः प्रारंभ कर दिया। पुनः प्रारंभ कर दिया। उसके द्वारा सिखों के 9वें गुरु, उसके द्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी दी। गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई। फांसी दी गई। मनसबदारी में उसने मशरत नामक पद बढ़ाया। मशरत नामक पद बढ़ाया। मशरत नामक पद बढ़ाया एवं खुराके दौबाब एवं खुराक ए दौबाब नामक कर जानवरों के चारे की लागत को पूरा करने के लिए लगाया। जानवरों के चारे की लागत को पूरा करने के लिए लगाया। ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। ऊपर जो लिखा है, मुस्तैद खान द्वारा मसाई ए आलमगीरी और कासिम के द्वारा आलमगीर नामा लिखा गया। मुस्तैद खान द्वारा मसाई ए आलमगीरी और कासिम के द्वारा आलमगीर नामा लिखा गया। औरंगजेब ने झरोका प्रथा एवं नौरोज और दशहरा की परंपरा को नौरोज एवं दशहरा उत्सव की परंपरा को प्रतिबंधित कर दिया।
औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति के रूप में, औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति के रूप में बीवी का मकबरा एवं लाल किले दिल्ली के पास मोती मस्जिद, लाल किले दिल्ली में मोती मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद, और श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, और श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब के द्वारा नृत्य गायन, संगीत, ज्योतिषी, पटाखे और आतिशबाजी जैसे तमाम कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया। औरंगजेब का मराठों में संघर्ष, प्रमुख शिवाजी महाराज के साथ रहा। औरंगजेब ने दक्कन में बीजापुर और गोलकोंडा, बीजापुर 1686 और गोलकोंडा 1687 ब्रैकेट में रखें। बीजापुर 1687, गोलकोंडा 1687, सॉरी, बीजापुर 1686, गोलकोंडा 1687। दक्कन में बीजापुर और गोलकोंडा पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। एक पॉइंट और लिख लेना, बख्तियार काकी जैसे सूफी संत और उनकी दरगाह को उनके द्वारा संरक्षण दिया गया। औरंगजेब सूफी सिलसिलों में
सिलसिलों में नक्शबंदी सिलसिले को मानने वाला था। नक्शबंदी सिलसिले को मानने वाला था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास हो गई। अहमदनगर के पास हो गई। उसका उत्तराधिकारी आजम शाह बना। आजम शाह बना। उसका औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में 1707 में हो गई। उसका उत्तराधिकारी कौन बना? आजम शाह बना। आजम शाह बना। आजम शाह की जजाऊ थे लड़ाई में। आजम शाह की जजाऊ की लड़ाई में हार के बाद यह गद्दी बहादुर शाह प्रथम के द्वारा संभाल ली गई। और यहीं से मुगलों का क्या शुरू हुआ? विघटन शुरू हुआ। और यहीं से मुगलों का विघटन शुरू हुआ। और यहीं से मुगलों का विघटन शुरू हुआ। ठीक है, ये हो गया औरंगजेब के बारे में लगभग सब कुछ, है ना। तो इससे ज्यादा भी और कुछ पूछेगा भी नहीं औरंगजेब के बारे में। लगभग आपको सब पढ़ा दिया और जितना लिखाने लायक था वो मैंने लिखा भी दिया आपको। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु और औरंगजेब की मृत्यु तक हमने ये पूरा प्रॉपर पढ़ लिया। इसके बाद में हम ये बोल रहे थे आपसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है मुगलों के बाद में, कौन कौन से प्रशासक किस किस तरीके से कौन कौन से पोस्ट पे संभाले गए। जैसे हमने उसमें भी देखा था, दिल्ली सल्तनत में भी प्रशासन कुछ देखा था कि कौन कौन से पोस्ट किस किस के लिए पॉपुलर है। क्योंकि ऐसी पोस्ट पूछ लेता है कहाँ पे, जब आप पेपर में प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे होते तो पूछ लेता है बारीक की पोस्ट क्या होती है ना। तो इस तरीके की पोस्ट आपसे पूछ लेगा और उसका नाम पूछ लेगा। तो प्रशासन में कुछ इस तरीके की पोस्ट जो भी है इनके बारे में आप लोग लिख लीजिए बस। ठीक है, इनके बारे में आप लोग लिख लीजिए। ये सामने जो लिखा है, जैसे दीवाने आला, ये वजीर के तौर पर जाना जाता था, राजस्व विभाग का प्रमुख। ठीक है, राजस्व विभाग का इसे प्रमुख कहते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब जो सारा का सारा पैसा उठा के राजा तक पहुंचाता था, कलेक्ट करता था। ठीक है, तो उसको बोलते थे दीवाने आला या वजीर। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी के नाम से ही पॉपुलर है तो आप समझ सकते हैं कमांडर इन चीफ होगा, है ना। तो मीर बख्शी ये जाना जाता था। मीर समन होता था जो शाही घरानों का प्रभारी होता था। शाही घराने का मतलब क्या हो गया, कि राजा और उसके रिश्तेदारों से रिलेटेड जो भी घराने जो भी परिवार होते थे उन सारे परिवारों की देखरेख करने वाला व्यक्ति मीर समन कहलाता था। ठीक है, बारीड हम पीछे भी देख के आए, दिल्ली सल्तनत में भी तब भी एक स्पाई एजेंट था, खुफिया अधिकारी, और अभी भी बारीड को क्या बोलते हैं, एक खुफिया अधिकारी ही बोला जाता है। वकिया नवीस इस समय में रिपोर्टर होता था। ठीक है, इस समय में रिपोर्टिंग जो करता था वो वकिया नवीस को बोलते थे हम लोग। मतलब वो व्यक्ति जाके बताता था डेली की न्यूज, हफ्ते की न्यूज, महीने की न्यूज या आने वाले समय में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो ये बेसिकली न्यूज देता था। काजी का मतलब पहले ही आप समझ चुके थे, काजी मतलब न्याय देने वाला व्यक्ति, न्याय का सरमुख जो प्रमुख होता है। ठीक है, और सद्र उल सद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, धार्मिक या धर्म से रिलेटेड जो भी बंदोबस्त व्यक्ति किया करता था। तो धर्म से रिलेटेड या धार्मिक प्रथाओं से रिलेटेड जितने भी बंदोबस्त होते थे वो सारा का सारा ये व्यक्ति अपने आप किया करता था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग मुतासद्दी की बात करें, मतलब मुतासद्दी होता था बंदरगाहों का गवर्नर। ठीक है, एक तो राजस्व कलेक्ट कर रहा है व्यक्ति, वो कौन है, वो दीवानी आला या वजीर है। और एक सिर्फ बंदरगाहों पे व्यक्ति रहता था, पोर्ट्स पे जितना भी व्यापार होता था उन सारे के सारे व्यापारियों को अपने अंडर में रखने वाला मुतासद्दी कहलाता था। ठीक है,
फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ग्राम प्रशासन में, जैसे मुकद्दम को बोलते थे गांव का मुखिया, ठीक है, मुकद्दम गांव का मुखिया होता था, और पटवारी जैसे आज भी आप लोग लेखपाल के तौर पर जानते हैं, है ना, तो वो एक पद होता था। बस ये प्रशासनिक तौर पर अगर आप लोग ये पद याद रखोगे तो आपके लिए इतना काफी है। हाँ, एक करेक्शन कर लेना, अभी मैं एक बात बोल गया था आपसे अहमदनगर के बारे में, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में अहमदनगर है, वो फोर्ट पे विजय करने के लिए भी औरंगजेब गया था, बट जहाँ इसकी मृत्यु हुई थी वो अहमदनगर बीजापुर वाला है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। दक्कन नीति की दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई थी, उत्तर में नहीं आया था, तो वो वाला अहमदनगर महाराष्ट्र वाला अहमदनगर है, क्योंकि इसका जो टॉप बना हुआ है ना आज के समय में, वो टॉप भी वहीं पे महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, उत्तर भारत में नहीं, महाराष्ट्र में। तो जहाँ मृत्यु होगी वहीं पे तो टॉप होगा, तो बेसिकली अहमदनगर वहाँ है महाराष्ट्र। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, अभी ये क्षेत्रीय शक्तियां हैं कुछ इंडिपेंडेंट, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो वही वाला अहमदनगर है जो दक्षिण भारत में, उसकी बात हम लोग कर रहे थे। हो गया ना, 9-10 पोस्ट फेमस लिख लो जल्दी से, फिर आगे चले। ऐसे 9-10 शासकों के बारे में बस पता करना है थोड़ा बहुत, है ना, तो लेटर मुगल्स भी आपका पूरा खत्म हो जाएगा। उसकी बस बेसिकली क्रोनोलॉजी याद रखनी है, और उनके समय में कुछ कुछ 1-2 प्रमुख घटनाएं हैं, उसका एक चार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, तो वो आपको बता दूंगा मैं, बस उतना याद रखेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। हो गया ये जागीरदारी, मनसबदारी, वही सब व्यवस्था है ये सब, ठीक है। बाद के मुगल शासक और मुगलों का पतन, ठीक है, अभी हमने बात करी कि आजम शाह, है ना, गद्दी को पा गया था जैसी औरंगजेब की मृत्यु हुई, लेकिन फिर आके इसको बहादुर शाह ने हरा दिया, मतलब मौज़म जिसका नाम था, मौज़म बहादुर शाह का ही नाम है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। मौज़म या बहादुर शाह प्रथम, ये व्यक्ति 1707 में आया और कब तक शासन किया है, 1712 तक, तो 7 से 12 तक ये व्यक्ति आके शासन करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर जजिया कर को समाप्त तो नहीं करेगा, चल रहा है, अभी भी जजिया कर चल रहा है, लेकिन वहाँ सख्ती से पालन नहीं होता था। सख्ती से इसलिए पालन नहीं होता था क्योंकि जजिया जो दे रहा है सो दे रहा है, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। औरंगजेब के समय में सख्ती से पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हिंदुओं के प्रति थोड़ा सहिष्णु दिखाई देता है। जितनी इमेज पॉल्यूट हो गई पिछले समय में, औरंगजेब के समय में, उसको बैलेंस भी तो करना है, तो इन्होंने आकर बैलेंस करने का प्रयास किया। मराठों से संबंध बनाए बहुत अच्छे, और मराठों के संबंध बनाने में जैसे सरदेश मुखी उनको दे दी। सरदेश मुखी का मतलब ये होता है मराठे अपनी जमीन के ऊपर खुद अपना टैक्स वसूल के अपने पास रख ले, ठीक है, तो इस तरीके की सरदेश मुखी। चौथाई, चौथ का मतलब होता था चौथाई कर अपने पास रखना, लेकिन वो देने नहीं पाया है फिलहाल, ठीक है, तो ये सब शाह बेखबर की उपाधि से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। मोहम्मद शाह प्रथम को कौन सी उपाधि से जाना जाता था, शाह बेखबर। शाह बेखबर का मतलब किसी भी बात की इन्हें खबर ही नहीं रहती थी, इनके दरबार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ऐसे राजा आना शुरू हो गए मुगलों में, जिसके समय में मुगल दरबार, अभी आप इनके नाम से समझ जाओगे, ऐसी चीजें इनके समय में खत्म हो गई। जहांगीर शाह उसके बाद आया, 12 से 13, मात्र 1 साल का शासनकाल है, ठीक है, और 1 साल के शासनकाल के अंदर कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इस समय में एक नोबल था, एक मंत्री हुआ करता है इनके दरबार में, जिसका नाम था जुल्फिकार खान। क्या नाम था, जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ही इनको शासक बनाता है। किसको शासक बनाता है, जहांगीर शाह को। तो एक मंत्री अगर आपको शासक बना रहा है तो कमांड किसके हाथों में रहेगी, मंत्री के हाथ में रहेगी। तो ये कठपुतली बनके किसकी रहे, जुल्फिकार खान की कठपुतली बनके ये इन्होंने 1 साल ही अपना जी पाए और उसी को किया। लेकिन एक समय में इन्होंने इसी समय में क्या करा था, जजिया को समाप्त कर दिया था। जजिया भारत में फिर से समाप्त करने वाला कौन है अब, जिसको औरंगजेब ने लगाया था, जहांगीर शाह। नाम याद रखिएगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है,
आप पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी याद रखिए जजिया की क्या है ना, कब कौन लगा रहा है कौन हटा रहा है। वापस से हम अगर देखें तो जहांदार शाह ने फिर जजिया कर को आके समाप्त कर दिया, जिसको किसने लगाया था, अभी औरंगजेब ने लगाया था, तो फिर इसने आके इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, और बेसिकली सरदेशमुखी और चौथ ये दोनों भी अब किसको दे दी गई, मराठों को, और मराठे इसको अब इससे जानते थे। जहांदार शाह बेसिकली इनको एक उपाधि दी जाती है, कौन सी, लंपट मूर्ख की, की उपाधि दी जाती है, लंपट मूर्ख की। लंपट मूर्ख का मतलब बेसिकली मूर्ख थे और ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन इन्होंने ऐसी ऐशो आराम में इधर उधर व्यतीत कर दिया, जिसकी वजह से इनके शासनकाल में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसके बाद शासक आते हैं फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर का समयकाल 13 से लेकर 19 तक का है। ठीक है, 13 से 19 में शासन किया। फर्रुखसियर को एक टाइटल दिया जाता था घृणित कायर का। ठीक है, क्या टाइटल दिया जाता था, घृणित कायर। घृणित कायर का टाइटल इन्हें इसलिए दिया जाता था क्योंकि ये इनसे लोग घृणा भी करते थे और ये कायर शासक के तौर पर भी जाने जाते। इनको भी शासक बनाने वाले सैयद ब्रदर्स थे। कौन थे, सैयद ब्रदर्स। सैयद बंधुओं ने इनको शासक बनाया। जैसे जुल्फिकार खान ने किसको बनाया था, जहांदार शाह को, वैसे सैयद बंधुओं ने किसको बनाया, फर्रुखसियर को। सैयद बंधु नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब्दुल्ला खान और हुसैन अली ये दोनों सैयद बंधु हैं। इन दोनों के नाम बहुत जरूरी याद रखिएगा क्योंकि इनको किंग मेकर्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ओवरऑल मिला के टोटल 4 शासक बनाए हैं मुगलों में। ठीक है, अभी तो आप एक फर्रुखसियर को तो देख ही रहे हो, लेकिन फर्रुखसियर को यही लोग गद्दी से उतार के फेंक देते थे। ठीक है, तो इन्होंने किसको शासक बनाया, फर्रुखसियर को शासक बनाया। किसने, यहाँ पे अली बंधुओं ने या फिर सैयद अली बंधुओं ने। सैयद अली बंधुओं में नाम याद रखिएगा, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ठीक है, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग को याद रखना है। इन्होंने फर्रुखसियर को शासक बनाया। इसने भी क्या करा, जजिया और तीर्थ यात्रा भी अब कर समाप्त हो गया। जजिया भी समाप्त हुआ और तीर्थ यात्रा संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से भारत में अब समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यही वो शासक है जिसने अंग्रेजों को फरमान दिया था। मैंने आपसे बोला था ना, एक जहांगीर और एक फर्रुखसियर, दो नाम याद रखिएगा। फर्रुखसियर ने अब क्या करा, अंग्रेजों को फरमान दे दिया। जहांगीर ने तो क्या करा था, परमिशन नहीं दी कि आओ आके भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री खोल लो, है ना, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री आप खोल सकते हैं। लेकिन इसने क्या करा, फरमान ही दे दिया। फरमान देने का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम्हें जहां व्यापार करना है, जैसे व्यापार करना है, जाओ करो, और कर के रूप में तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ना के बराबर कर इनके ऊपर लगा दिया गया। ऐसा हुआ क्यों था, ऐसा हुआ इसलिए था, फर्रुखसियर बीमार था बहुत ज्यादा। इसको किसी ऐसी डिजीज हो गई थी जो डिजीज पूरे भारत के जितने भी उस समय में जो भी मेडिसिनल या चिकित्सक होते थे वो सब इसको दूर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसने क्या करा था, अंग्रेजों से बोला था इस चीज को लेकर कि अगर मेरी बीमारी को कोई ठीक कर देगा तो मैं आपको उपहार दूंगा। अंग्रेजों ने तुरंत बुलाया, है ना, उनके पास तो वही मेडिसिन की पूरी टीम बैठी हुई है। उन्होंने बुलाया और उस व्यक्ति ने आके फर्रुखसियर के उस घाव को ठीक कर दिया। ठीक है, जिससे खुश होकर इन्होंने क्या करा, उनको सारे के सारे फरमान्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। सिर्फ और सिर्फ अगर ये 100 रुपए का व्यापार करके जाते थे तो उस व्यापार के ऊपर इन्हें 1 या 2% का ही कर देना पड़ता था। बताओ ये कोई कर है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, जिसका उपयोग फर्रुखसियर के फरमान का अंग्रेजों ने पूरे भारत में किया। ये यही फरमान लेके हैदराबाद में घुस गए, यही फरमान लेके अवध में घुस गए, यही फरमान लेके ये मराठास के पास चले गए, यही फरमान लेके सिखों में घुस गए, और इसी फरमान से मैसूर को खत्म कर दिया, और इसी फरमान से इन्होंने भारत के जितनी भी रीजनल या क्षेत्रीय शक्तियां थी उन शक्तियों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो फर्रुखसियर के फरमान की गलती की वजह से ये सब इन्हें झेलना पड़ा। ये सबसे नाराज सैयद बंधु भी थे कि पता नहीं क्या कर रहा है ये बैठ के यहाँ पे। इन्होंने क्या करा, इसे तुरंत गद्दी से उतार दिया। ठीक है, और गद्दी से उतार के इसको नए शासक को वहां पे बैठा दिया जिसका नाम था रफीउद्दर्जा। ठीक है, रफीउद्दर्जा 1719 में ही बैठे और 1719 में ही चल बचे। ठीक है, बेसिकली इनकी जो टाइम पीरियड था 3 से 4 महीने का था। इन 3 से 4 महीने में ही ये गद्दी पे बैठे और गद्दी से उतार दिए गए। उतार दिए का मतलब ऐसे नहीं, ये असल में परलोक सिधार गए थे जिसकी वजह से ये गद्दी से खुद हट गए। ठीक है, अब रफीउद्दर्जा के बाद में फिर इनके भाई को बैठाया गया, क्योंकि इनके भाई को जब बैठाया गया तो उनका नाम था रफीउद्दौला। नाम याद रखिएगा, दर्जात के बाद रफीउद्दौला नाम है, वो इसमें लिखा नहीं है, वो बता दे रहा हूं आपको। रफीउद्दौला एक नाम था, वो भी 1719 में ही बैठे
उनका भी समय काल मुश्किल से 4-5 महीने रहा और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। दोनों सेम डिजीज से मर गए, ठीक है, रफीउद्दर्जात भी रफीउद्दौला भी। फारूक शेर को इन्होंने गद्दी से उठाया था, उतार दिया था, उसकी आंखें फोड़ के उसको मृत्यु दंड दे दी थी, ठीक है। और उसके बाद रफीउद्दर्जात को बैठाया, वो अपनी मृत्यु मर गया। रफीउद्दौला को बैठाया, वो भी अपनी मृत्यु मर गया। 3 शासक बैक टू बैक खत्म हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको फिर एक ऑप्शन ढूंढना था कि भाई कोई परमानेंट शासक के तौर पर बैठाना है मुगल की गद्दी पे, जो कमजोर ना हो और कम से कम मरने वाला ना हो, है ना। तो इन्होंने ढूंढा फिर इसको, किसको, मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल लंबे समय तक टिका, 19 से लेकर 48 तक। और इसमें जिस तरीके से यहाँ भारत के अंदर अगर आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा कंट्रोल सैयद ब्रदर्स के हाथों में आ चुका था। सैयद ब्रदर्स के हाथों में कंट्रोल आने का मतलब सैयद ब्रदर्स ही शासक बनाए चले जा रहे थे। कैसे, चाहे फिर वो आप देखो कि फारूक शेर को बना दें, चाहे रफीउद्दर्जात को बना दें, चाहे रफीउद्दौला को बना दें, या फिर मोहम्मद शाह को बना दें, इन सबको शासक कौन बना रहा था, सैयद ब्रदर। तो ये बात मोहम्मद शाह को समझ आ गई। मोहम्मद शाह बोला कि हो सकता कल को ये मुझे भी गद्दी से उतार दे। मोहम्मद शाह ने सबसे पहले षड्यंत्र किसके लिए इसमें करा, सैयद ब्रदर्स। इसने दोनों सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा दी, ठीक है। सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा के तभी ये इतने लंबे से समय तक शासन कर पाए, वरना इसको भी उतरवा देते, ठीक है। इसका टाइटल नेम क्या है, रंगीला। ये रंगीला के नाम से पॉपुलर हो गया था, ठीक है, रंगीला के नाम से, क्योंकि इनके शौकी ऐसे थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनको रंगीला के नाम से पूरा समाज जानने लगा था। प्लस फिर बैठ के वहां पे मुर्गे लड़वाते थे, ठीक है, जुआ खेलते थे बैठ के। तो इन्हें क्या करा गया, बोले चलो इनको टाइटल ही दे दिया गया रंगीला, ठीक है। तो ये बेसिकली इसीलिए जाने जाते हैं, ठीक है। इनके समय काल में क्या ही नहीं हो गया, सब कुछ हो गया। बेसिकली इनके समय काल में कई सारे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, मुगलों से अपने आप को हटाना शुरू कर दिया। जैसे निजामुल मुल्क दक्कन की तरफ चले गए और उन्होंने हैदराबाद को सब अलग कर दिया और वहां से मुगलों से उसको स्वतंत्र करा लिया। सादत खान अवध को लेकर अलग हो गए, अवध को स्वतंत्र करा लिया, और मुर्शिद कुली खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो ये सब लेके ये अपना अपना अलग अलग जगह सबने स्वतंत्र करा लिया। बोले मुगलों के साथ रहना ही नहीं है, मुगलों के संरक्षण में नहीं रहना है, मुगलों से हमें अलग हटके रहना है, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर इतने सारे क्षेत्र खो दिए, ठीक। इसके बाद इन्हीं के समय में नादिर शाह का अटैक हुआ 1739 में। कब अटैक हुआ था, 1739 में। 1739 नादिर शाह का अटैक, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, वहां आपने पढ़ा है। तो नादिर शाह के अटैक यहाँ पे हुआ था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में आया, लूटा पीटा और कोहिनूर का हीरा तक लेके चला गया था। यहाँ से कोहिनूर का हीरा कहाँ लगा था, मुगल शासक के तख्ते ताउस पे लगा था ना, है ना। तख्ते ताउस शाहजहां ने लगवाया था उस समय, पीकॉक थ्रोन जिसको बोलते थे, मयूर सिंहासन, वो लगा चला आ रहा था इनके सिंहासन पे। इसको कौन छीन के ले गया, नादिर शाह यहाँ से छीन के ले गया, ठीक है। तो फिलहाल बना तो उनकी मदद से था, सैयद ब्रदर्स की, लेकिन उन्हीं को इसने मार डाला। और बाद में यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने भी अपने शासनकाल में इसी समय में यहाँ पे क्या करा, अटैक कर दिया था, ठीक है। अगला अटैक आप 1748-47 के दौरान देखोगे, वो इसी समय में हो गया, ठीक। इसके बाद अहमद शाह आया, ये मोहम्मद शाह रंगीला का इकलौता बेटा था, तो ऑप्शन ही नहीं था, इसी को शासक बनाना था। तो 48 से लेकर 54 तक ये शासक बना रहा, लेकिन बस बना ही रहा। इसके अलावा इसको कुछ नहीं, ना काम धाम से मतलब, सिर्फ और सिर्फ दरबार में बैठा रहता था और कोई कार्य। किबला ये आलम की उपाधि से दे दी गई। किबला का मतलब ये होता है कि अपना रुख एक तरफ करके, मतलब अपने आप को एक तरफ करके बैठे रहो, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे लड़कियां मुंह फुला के एक तरफ नहीं बैठ जाती है और फिर पीछे नहीं देखती, है ना, तो वैसे ही वाला ये मुंह फुलाए पूरे जीवन काल अपना एक ही तरफ बैठे रहे, और इसके अलावा इनको उपाधि ही दे दी गई, ठीक है। ये किबला या आलम एक ही किबला की तरफ रुख करके बैठे रहते हैं और इन्हें किसी तरीके से कोई मतलब नहीं। तो इन्हें एक उपाधि के तौर पर बेसिकली जाना गया। तो ये भी समय काल इनका भी खराबी का हो गया। आलमगीर द्वितीय 54 से 59 का समय काल है। इनके समय में प्लासी की लड़ाई हुई थी, है ना, 54 से 59 देख सकते हो आप समय काल। इसी में 57 आएगा, इसी समय प्लासी की लड़ाई हुई होगी, और इसी समय मुगल पूरी तरीके से मैं कह दूं अगर समाप्त हो गए तो हाँ, लगभग इनकी राजनीतिक शक्तियां समाप्ति हो गई, क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बाद में भारत के अंदर परंपरा शुरू हो गई। अंग्रेजों ने अपने अपने कानून लागू करना शुरू कर दिए। कैसे, अंग्रेजों के कानून की बात कर लो आप, चाहे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए किसी भी तरीके के कार्यों की बात कर ले, वो सब यहीं से लागू होना शुरू हो गए। भारत में पहली बार गवर्नर भी अगर कोई आया, रॉबर्ट क्लाइव, वो भी कब आया, इन्हीं के समय काल में आया, ठीक है। तो ये समय काल इसलिए जाना जाता है।
ये समय काल आ गया। फिर शाह आलम सेकंड या आलम अली गौहर इनको बोला जाता है। इनका समय काल लंबा था, थोड़ा समय ज्यादा खींचा, बट कोई मतलब नहीं था उस समय काल का, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के कठपुतली बन के ये गद्दी के ऊपर बैठे रहे। अंग्रेज जैसा चाहते थे इनसे वैसा कार्य कराते थे, जो सिग्नेचर लेना चाहते थे सिग्नेचर लेते थे। एक समय में इनको किसके ऊपर कर दिया, सीधा का सीधा पेंशन पे कर दिया। तो पेंशन भोगी बन गए थे अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों ने भी बोला चलो नाम का एक शासन बैठा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो इन्होंने 59 से लेकर 1806 तक अपना शासनकाल किया, ठीक है। और शासनकाल के दौरान इसी समय में बक्सर की लड़ाई, इलाहाबाद की संधि, दीवानी वानी, अंग्रेजों के पेंशन भोगी भी बन गए, ये सब चीजें आप लोग देखोगे। ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद में अकबर द्वितीय आए, 1806 से लेकर 37 तक इनका कार्यकाल है, ठीक है। 6 से लेकर 37 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने ही दी थी, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था, वरना वो राम मोहन राय के नाम से जाने जाते थे। राजा की उपाधि इसलिए दे दी क्योंकि अकबर सेकंड की पेंशन रुक गई थी, पेंशन आ नहीं रही थी। तो वो अंग्रेजों के पास गए थे, पढ़े लिखे आदमी थे, बैरिस्टर आदमी थे, तो इन्होंने भेज दिया था, भाई राजा तुम चले जाओ, हमारी पेंशन दिलवा दो जाके। मतलब मुगलों की हालत देखो आप, वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि उनकी पेंशन लेने के लिए वो किसी को भेज रहे, है ना। तो ये हालत इस समय मुगलों की हो चुकी थी। पेंशन लेने के लिए जब राम मोहन राय गए और इन्होंने इनकी पेंशन दिलवा दी थी, तो जिसकी वजह से अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी राजा, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के नाम से जाने लगे, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में बहादुर शाह सेकंड है, 37 से लेकर 57, अंतिम मुगल शासक। और एक उर्दू कवि भी थे, जिसलिए इनको जफर नाम की उपाधि से भी जाना जाता है, इसलिए हम इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, और बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। 1857 का जो विद्रोह भारत में हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भारत की पहली क्रांति कह लो। फिर इनको रंगून जेल भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और यहीं से खत्म हो जाती है पूरी तरीके से मुगल सत्ता, क्योंकि 1857 में विद्रोह के बाद में अंग्रेज यहाँ पे कौन सा कानून लागू कर देते हैं, यहाँ पे विक्टोरिया डिक्लेरेशन लागू हो जाता है। विक्टोरिया घोषणा पत्र आ जाता है, जिसके अंदर बोल दिया जाता है अब कोई मुगल शासक या कोई भी राजा भारत का नहीं होगा। अब राजा या रानी अगर होंगे तो इंग्लैंड से होंगे, जो भारत के बनेंगे। यहाँ से अंग्रेजों ने डायरेक्टली भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। इनडायरेक्टली तो कर ही रहे थे, वैसे भी कर रहे थे, इनडायरेक्ट तौर पे करते ही थे, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली तौर पर शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर मुगलों के पतन के कारण है कुछ, है ना। मुगलों के पतन के कारण जानना जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मुगल क्यों पूरी तरीके से विकसित हो गए, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे औरंगजेब के बाद मैंने बोला स्थिरता का अभाव आ गया, मतलब कोई भी शासक ऐसा दिख रहा है जो स्थिर तौर पर कार्य किया हो, कोई स्थिरता नहीं ला पाया, किसी में परमानेंसी या कंटिन्यूटी थी ही नहीं। थोड़े थोड़े समय के लिए कोई आता था या लंबे समय के लिए आता भी था तो वो किसी का गुलाम बन के रह जाता था, है ना। तो स्थिरता का अभाव था। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर शासक तो किसी दूसरे की कठपुतली बने हुए थे, मतलब अगर उनका कोई मंत्री कुछ कह रहा है तो उसकी बातें मान रहे हैं। अगर हो सकता है शासन का दूसरा जो आसपास का इलाके का कोई शासक कुछ कह दे रहा है वो मान ले रहे, तो ये सारी की सारी चीजों को ये फॉलो करते थे, तो एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से ये चीजें हुई। फिर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, इतने भारी आक्रमण अफगानों के हो गए भारत के ऊपर, जिसके बाद में बहुत सारी संपत्ति से लूट ली गई, जिसके बाद मुगलों के पास खजाना उतना नहीं बचा, ठीक है। इसके बाद कई सारे इंडिपेंडेंट राज्य बन गए, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, अवध अलग हो गया, मराठे अलग हो गए, पंजाब अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, मैसूर अलग हो गया, ये सब राज्य अलग अलग सेपरेट होते चले गए। ये कारण ये भी बना कि सारे राज्यों ने अपनी अपनी कमांड अपने हाथों में ले ली, मुगल सत्ता इससे और कमजोर हो गई। फिर उसके बाद में एक कारण आप ये भी बता सकते हो कि औरंगजेब की जो नीतियां थी, जैसे रूढ़िवादी नीति उसकी, कुछ ऑर्थोडॉक्स नीतियां थी उसकी, जिसमें धार्मिक कट्टरता भी आप देख सकते हो, मराठे राजपूत या जाटों के प्रति उसने जिस तरीके के रवैये को अपनाया, इस सब ने मिला के भी उसको दुश्मन बना दिया। प्लस उसकी जो दक्कन नीति थी, उसके अंदर उसने अपना राजस्व अंधाधुंध बर्बाद किया था, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें ओवरऑल अगर हम देखें, इसने मुगल सत्ता को विनाश की तरफ ले गए और मुगल सत्ता का यहीं से अंत शुरू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मुगल सत्ता यहीं तक थी, है ना। और मुगल सत्ता आपकी यहाँ खत्म होती है। मुगल साम्राज्य के बारे में लगभग हमने जितने इंपॉर्टेंट पहलू थे वो सब पढ़ लिए। आज का होमवर्क आपका ये है, कल तो आपने किया ही होगा, कल के होमवर्क का मैं आपको आंसर भी दे देता हूँ। आज का होमवर्क आपका ये है कि लेटर मुगल काल, जो भी उत्तरकालीन मुगल काल, अभी आपने जो पूरी लिस्ट देखी, इस लिस्ट को अपनी कॉपी पे उतारिएगा। इंटरनेट पे बहुत जगह अवेलेबल मिल जाएगा आपको, बस उत्तर मुगल कालीन की लिस्ट को आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। गरिमा
लिखा अच्छा है, देख लो उसमें कुछ मैंने मेंशन भी है। मनीषा नहीं है, सौम्या, अच्छा लिखा है। बस इस तरीके के शब्दों से बचो जो इसमें लिखे हुए, ठीक है। ऐसे शुरू नहीं, ऐसे कंक्लूड नहीं करते आंसर को। मनीषा का कौन दे देगा, कोई जानता है नहीं? चलो बाद में दे दो। ठीक है, बाकी आंसर वांसर लिखते रहो, लिखा है? और आंसर्स भी लिखते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहिए। अब आपके लिए एक जिम्मेदारी ये है कि आपको पता है मुगल सत्ता पूरी खत्म हो गई, मुगल में कुछ नहीं बचा। डिटेल में जितनी एनालिसिस कर सकते थे पूरी डिटेल में कर ली हमने। अब एक काम जरूर कीजिएगा, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा ध्यान से। चाहे यूपीएससी देना हो तो उसके लगा लो, पीसीएस देना हो तो उसके लगा लो, ठीक है। दोनों के जाके जिसको जो देना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। नहीं लगाओगे तो ये कमजोर हो जाएगा, फिर से आपका लगा लोगे तो मजबूत हो जाएगा, रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। और कल मिलना ये सब पढ़ के मतलब नहीं, रट के मिलना है ना, सब रट के आना। क्लास में सबसे पूछूंगा, बात करी जाएगी इस पे। चलिए, थैंक यू सो मच। सर